गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका से संबंधित अंतिम टॉपिक है कि भारत की गुट निरपेक्षता का जो भविष्य है किस प्रकार का है, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी दिनों से इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये देखा है कि कई हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आलोचक या भारतीय विदेश नीति के जो आलोचक है वो कहते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति है वो प्राय सफल हो गई है। वर्तमान समय में भारत को गुट निरपेक्षता की नीति को परित्याग करना चाहिए, अब इस समय के अनुरूप बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। और जिस परिप्रेक्ष्य को लेकर इस गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था उसका जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका है, तो अब बेवजह क्यों इसको भारतीय विदेश नीति में घसीटा जा रहा है। अब इसका कोई भविष्य नहीं है और न ही ये समय के साथ प्रासंगिक है, इसलिए इस नीति का परित्याग करना चाहिए। क्योंकि जो पूर्व हमें जो अनुभव प्राप्त हुए उसमें भी किसी प्रकार से सफल सिद्ध नहीं हुई, तो बेवजह इसको परित्याग करना चाहिए। ऐसी काफ़ी कुछ अलग अलग आलोचनाएं की गई। तो आज हम देखेंगे कि क्या सच में भारतीय गुट निरपेक्षता का कोई भविष्य है, क्या इस नीति का परित्याग कर देना चाहिए या फिर इस नीति को अपनाते हुए आज भी गुट निरपेक्षता की नीति का अस्तित्व बना हुआ है, समय के साथ उपयुक्त है या प्रासंगिक है वर्तमान समय में। इन सभी प्रश्नों का हम आज की क्लास में हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारतीय विदेश नीति के जो जानकार हैं उसमें से हैं एक डॉक्टर एम.एस. राजन और दूसरे हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जो हमारी वर्तमान में विदेश नीति के जो एक समिति बनी हुई है उसमें अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आज हम देखते हैं कि क्या भारत को अपनी गुट निरपेक्षता की जो नीति है इसको परित्याग कर देना चाहिए। भारत को अपनी विदेश नीति के संचालन में गुट निरपेक्षता की नीति को छोड़ देना चाहिए। इस संबंध में मोटे रूप से हमारे सामने दो विचार आते हैं। एक विचार जिसका प्रतिपादन डॉक्टर एम.एस. राजन ने अपनी पुस्तक गुट निरपेक्षता भारत और भविष्य, इस पुस्तक के लेखक एम.एस. राजन है। इस पुस्तक में इन्होंने अपना जो विचार प्रदान किया है और दूसरा जो विचार है वो डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने किया है, जिन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय विदेश नीति में इसका पूरा संकेत दिया है, नया निर्देशन किया है। तो इन दोनों ही विद्वानों की जो पुस्तकें हैं इसमें भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के सामने पूरा अपना प्रकाश डाला है और ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारत को गुट निरपेक्ष नीति अपनानी चाहिए, परित्याग कर देनी चाहिए या फिर उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, क्या इसका भविष्य क्या है, इसके संबंध में पूरी बातों को स्पष्ट किया। तो सबसे पहले देखते हैं एम.एस. राजन के अनुसार कि एम.एस. राजन इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, राजन कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इस प्रश्नों पर काफ़ी मतभेद रहा, यानी भारत को गुट निरपेक्षता के मार्ग पर चलते रहना चाहिए या नहीं। ठीक है, मतलब हमने जो 1961, क्योंकि इसकी नींव तो पहली बन चुकी थी, हमारी आज़ादी से पहले ही हमारे नेहरू के मनोविचारों में इस प्रकार का भाव था कि हम स्वतंत्र होने के बाद एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में रहेंगे। तो जब ही हमने ये हमारी विदेश नीति में पालन किया तो इस पर काफ़ी कुछ एक अनेक मत रहे, हमने विदेश नीति में उसको लागू भी किया। लेकिन जब 1962 का भारत पर चीनी आक्रमण हुआ तो उस समय कुछ प्रभावशाली वर्गों ने ये मांग उठाई, ये आवाज़ उठाई कि हमें अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार हमें इस चीनी युद्ध में या चीनी आक्रमण के समय एक तरफा हार का सामना करना पड़ा और जब चीन ने आक्रमण भारत पे किया तो हमारी गुट निरपेक्ष राष्ट्र कोई हमारी मदद को नहीं आई। इसके विपरीत
हमारी गुटनिरपेक्ष नीति की एक प्रकार से धज्जियाँ उड़े या फिर मजाक के रूप में सामने आए, तो एक काफ़ी भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग में ये भाव पैदा हुआ कि क्या है, मतलब ये गुटनिरपेक्ष नीति से क्या हासिल हुआ है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ एक आलोचना का विषय बना। डॉक्टर राजे ने इस मत का प्रतिपादन किया कि जिन कारणों से प्रेरित होकर भारत ने 1946-47 में गुटनिरपेक्षता की जो नीति अपनाई थी, प्राय वे सब के सब आज युक्तियुक्त हैं, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है कि हम इस नीति को तिलांजलि दे दें। डॉक्टर राजन कहते हैं कि भाई जिस उद्देश्यों को सामने रखकर, जिस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर हमने इस गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था, वो सभी के सभी आज भी युक्तियुक्त हैं। इसका अर्थ कोई नहीं है कि किसी जगह अपन को एक असफलता मिले तो हमें इस नीति को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, इस नीति को त्याग दें या इस नीति को तिलांजलि दे दें। नहीं, ये कहना गलत होगा। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वर्तमान प्रवृत्तियां जो है वो उन कारणों को और भी बल देती हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता के तुरंत बाद इस नीति को चुनने और अब तक उस पर स्थिर रहने के लिए प्रेरित किया। ऐसे जो भी कारण हैं जो हमें इस नीति पर बने रहने के लिए हमें प्रेरित किया, स्थिर रहने के लिए अग्रसर किया, इसलिए हम चाहें कि भाई इस नीति को परित्याग करें, ये हमारी गलती होगी। आज हम इस नीति पर चलते रहना अधिक सरल और अधिक अनुकूल है। हम पर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि हम ये रास्ता बदल दें और फिर भारत की आर्थिक और सुरक्षा समस्याओं को भी देखते हुए कोई भी सर्वोच्च शक्ति उसके साथ संबंध के लिए उत्सुक नहीं है। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि सर्वोच्च शक्तियाँ इस बात से अत्यंत प्रसन्न होगी कि उन पर भारत की समस्याओं का बोझ न पड़े। शीत युद्ध मंद पड़ जाने और गुटनिरपेक्षता तथा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के प्रति सर्वोच्च शक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण दोनों सर्वोच्च शक्तियों के साथ भारत के संबंध छठे दशक के मुकाबले अब अधिक घनिष्ठ हैं। इसलिए केवल ये कहना कि नहीं इस नीति को त्याग देना, ये हमारी गलती होगी। डॉक्टर राजन और भी कहते हैं कि भारत के लिए गुटनिरपेक्षता को छोड़कर किसी अन्य गुट के साथ सहबद्ध होना उसके लिए हानिकारक होगा। किसके लिए? भारत के लिए, कि इस नीति को त्याग करके हम किसी गुट के साथ जुड़ जाएं। ये क्या करेंगे फिर? अगर भारत किसी गुट में जुड़ जाए तो शक्तियों में वैमनस्य है वो घटेगा। फिर भी मेरा विश्वास है कि उनमें से किसी को ये नहीं सुहाएगा कि भारत दूसरी शक्ति के साथ गुटबद्ध हो जाए। भारत को दोनों गुटों में से आर्थिक और सैनिक सहायता मिलती रहे और इस मामले में दोनों गुटों ने भारत के प्रति अब तक सहिष्णु और सद्भावना का परिचय दिया है। पर यदि भारत किसी एक गुट के साथ मिल जाए तो सहिष्णुता और सद्भावना सहज ही बनी रहे, क्योंकि भारत ऐसी सहायता के लिए अब भी इन शक्तियों पर निर्भर है। इसलिए मेरा विश्वास है कि इसमें एक सर्वोच्च शक्ति के साथ गुटबद्ध होकर दूसरी ओर से मिलने वाली सहायता से हाथ धो बैठना भारत के हित में नहीं होगा। यदि भारत किसी गुट के साथ बंध भी जाए तो उन ढेर सारे देशों के साथ भारत के संबंधों पर स्पष्ट प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो विरोधी गुट के साथ बंधे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम किसी गुट के साथ जुड़ भी जाएं तो हमें हासिल होने वाला कुछ नहीं है, बल्कि उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जो राज्य आज हमारे साथ हैं, हमारे मित्र हैं या इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि हम किसी एक गुट के साथ जुड़ जाने पर वो राज्य हमारे से दूर सरक जाए, हमारे से दूर हो जाए। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको किसी गुट के साथ जुड़ जाने से आपकी समस्या, आपकी चुनौतियां का समाधान हो जाएगा। ये मानना भी गलत है। आपकी सुरक्षा, आपकी आर्थिक जो समस्या हैं, इनका भी निराकरण हो जाएगा, ये भी एक प्रकार से मानना गलती होगी। हम इस नीति पर रहते हुए दोनों देशों से सहानुभूति प्राप्त की है, दोनों देशों से सद्भावना प्राप्त हुई है, दोनों देशों ने इसका समर्थन किया है, तो फिर हमें छोड़ने की वजह क्यों? और दोनों ही गुटों से हमें बराबर की आर्थिक सहायता मिलती रही है। तो ये केवल सब कुछ ढिंढोरा केवल गुटनिरपेक्षता की नीति पर डालना, ये गलती होगी।
आप केवल एक दृष्टिकोण देखें कि नहीं हमें चीन के हाथों मात खानी पड़ी और जो हमारा एक जो विश्व में जो कद था उसको बहुत बड़ी एक धक्का पहुंचा, नहीं। केवल एक ही आधार पे आप इसको पूरी तरह से नकारो, ये गलती है। हमें और भी काफ़ी समस्याएं, चुनौतियां हैं, और भी पक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत विस्तृत है, काफ़ी कुछ मामलों में इस नीति ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसलिए इस नीति का परित्याग करना भारत के हित में कदापि नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, ये MS राजन कहते हैं। और दूसरा, जुड़ भी जाने के बाद भी हमारे पास जो आज जनाधार है, जो आज विश्व के देश खड़े हैं हमारे साथ, वो भी अगर एक गुट में जुड़ गए तो फिर धीरे धीरे हमारे से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए जहाँ तक गुटनिरपेक्ष देशों का सवाल है, ठीक है, कुछ आलोचक तो ये कहेंगे कि प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश भारत का उतना ही अच्छा मित्र नहीं है। मतलब गुटनिरपेक्ष देशों का सवाल अगर बात करें अपन कि जो भी गुटनिरपेक्ष देशों के साथ जो जुड़े हुए राष्ट्र हैं, तो आलोचक ये कहते हैं कि जो भी गुटनिरपेक्ष देश है वो भारत का इतने खास मित्र नहीं है। अगर इनकी मित्रता देखनी है तो अब चीनी आक्रमण के समय देख लो, कहाँ गए थे सबका मुंह बंद क्यों हो गया था? क्यों भारत की सहायता करने के लिए नहीं आए? कहाँ सब घुस गए थे? उस समय याद नहीं आया भारत की मित्रता, और भारत उनके लिए जो लड़ रहा था, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनके लोकतंत्र के लिए। और जब भारत को जरूरत पड़ी तो एक भी गुटनिरपेक्ष देश सामने नहीं आया, तो फिर हम क्या करें? इसलिए ये सच है, पर और कोई चारा भी नहीं है। ये बात सच है, ये सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता, पर और कोई चारा भी नहीं। भारत की तरह प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश अपने राष्ट्र हित की संकल्पना अनुसार कार्रवाई करेगा, और ये समझा जा सकता है कि कभी कभी उनके हित उन आदर्शों के समर्थन की प्रेरणा नहीं देते जिन्हें भारत स्वीकार करता है। पर यदि हम किसी एक गुट के साथ बनकर गुटनिरपेक्ष देशों के पूरे समुदाय को अपना विरोधी बना लें तो ये बिल्कुल दूसरी बात होगी। इसलिए ये बिल्कुल उपयुक्त भी नहीं रहता है कि नहीं साथ दिया जिसका मतलब हम कुछ और अलग कदम उठाएं, कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए यदि भारत गुटनिरपेक्ष नीति को छोड़ दें, इसके न केवल राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम होंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्रों में भी, विशेषकर गुटनिरपेक्षता के भविष्य पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा, बहुत जबरदस्त पड़ेगा। आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों पर हम प्रभावित होंगे। समझा? भारत इस नीति का अमलदार रहा है, वह इसके आधार स्तंभों में से एक है। यानी तात्पर्य यह है कि भारत इस नीति का संस्थापक सदस्य राष्ट्र है और इसकी स्थापना के महत्वपूर्ण आधारों में से एक राज्य रहा है। भारत के कुछ आलोचकों ने तो यह हद तक स्वीकार किया है कि हमने इस नीति का व्यवहार अत्यंत परिष्कृत ढंग से और सिद्धांत परायणता के साथ किया है। अतः यदि भारत इस नीति को छोड़ देता है तो इससे बहुत से अन्य राष्ट्रों के दृष्टिकोण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि नेहरू ने अप्रैल 1963 में लिखा था, इसके अन्य व्यापक परिणाम भी होंगे। मतलब अपन ये समझे कि हम इस गुटनिरपेक्षता की नीति पर मात खाए, हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका परिणाम ये नहीं है कि आप अपने स्तर पर ये सब कुछ त्याग दो या छोड़ दो या बदलो, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए जो भी अन्य राष्ट्र हैं उनके भी इस पर बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा और हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नई सिरे से वापस तैयार करने होंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल भरा कदम है। ठीक है, तो ये थे MS राजन के विचार। फिर तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, जिन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय विदेश नीति में भी इस बात का उल्लेख किया है, उन्होंने कहा है कि शीत युद्ध के वातावरण में नवोदित भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का वर्ण शायद तात्कालिक दृष्टि से उचित रहा हो, किंतु भारत जैसे विशाल देश के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति शाश्वत का रूप देना न तर्कसंगत है, न ही दृष्टिकोण यथार्थ की कसौटी पर खरा उतरता है। मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा है कि जब शीत युद्ध दुनिया में चल रहा था और जब शीत युद्ध चल रहा था तो तत्कालीन जो भी वैश्विक चुनौतियां थी, जैसी वैश्विक यथास्थिति थी, उस समय इस नए स्वतंत्र भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना तात्कालिक दृष्टि बिल्कुल उचित रहा है। हम उस पर खंडन नहीं करते हैं या हम उसकी आलोचना नहीं करते हैं। वो समय की परिस्थितियाँ थी कि दो बड़ी महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध चल रहा था, तो हम उन दोनों में से किसी एक के पास जाकर और भी इसमें तीव्रता न लाकर हम हमारी इस नव स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। इसलिए हमने गुटनिरपेक्षता का जामा जो पहना वो बिल्कुल उपयुक्त था।
किंतु भारत जैसे विशाल देश के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को हमेशा हमेशा के लिए स्थायी कर देना ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। आपने हमारी विदेश नीति में हमेशा हमेशा के लिए इसको स्थान दे दिया, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, उपयुक्त नहीं है, और नहीं ये दृष्टिकोण किसी प्रकार की वास्तविकता या यथार्थ की कसौटी पर खरा उतरता है। कहने के तात्पर्य इन्होंने इसकी आलोचना की है वेद प्रताप वेदी की। अब ये कहते हैं कि वास्तव में विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुटनिरपेक्षता की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। विदेश नीति किसी भी देश के बहुत बड़ी व्यापक दृष्टिकोण वाली होती है। किसी एक क्षेत्र विशेष को या किसी एक कोण के साथ उसको जोड़ दो, ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। भारत आप देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता का जो दायरा है वो बहुत सीमित है। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं। समझा? सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती है। ये जो है नीति उन्होंने बताई है, ये गुटों के या इन गुटों की जो राजनीति है उसके आसपास घूमती है। महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्ष्य बन जाता है। यानी जो भी महाशक्तियाँ हैं वो क्या कदम उठाती है, क्या काम करती है, उन्होंने विश्व शांति या विश्व अशांति के लिए क्या कदम उठाया है, उन्होंने युद्ध के लिए क्या कुछ किया है, शस्त्रीकरण के लिए क्या कुछ किया है, तो जो कुछ करते हैं हम उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। इसके अलावा करते क्या है, गुटनिरपेक्षता करते क्या है, हम उनके द्वारा किए गए कार्यों पर टीका टिप्पणी के अलावा हम कुछ करते नहीं। तो कह सकते हैं हमारी सारी नीति महाशक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करना ही इसकी नीति का लक्ष्य बना हुआ है। या तो गुटों के आपसी झगड़ों में पंच बनने की कोशिश करना, या दोनों से अलग रहते हुए एक के केवल इतने समीप हो जाने का प्रयत्न करना कि दूसरा बुरा न माने, और यदि दूसरे को बुरा मानने का डर हो तो पहले से नाप तोल कर दूर हटना व बारी बारी से पास जाना, दूर हटना, ये गुटनिरपेक्षता की शैली रही है। मतलब इन्होंने बताया वेद प्रताप वैदिक ने कि जिस प्रकार से हमने देखा है कि लंबे समय से जो गुटनिरपेक्षता की नीति रही है, अपनाई गई है, उसमें क्या रहा है। सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई दोनों गुटों के मध्य जब भी कुछ तनाव होता है तो पंच बनने के लिए आगे हो जाते, ठीक है, पंच बनने की कोशिश करना, और फिर ये भी ना हो पाए तो दोनों से अलग रहते हुए केवल एक गुट के इतने समीप हो जाओ कि दूसरा, मतलब दोनों हाथों को, दोनों लड्डू को हाथ में रखना, ना ये माने बुरा ना ये माने बुरा, दोनों से मित्रता भी रखनी है, एक के प्रति झुकाव भी रखना, पंच भी बनना, और अगला बुरा ना माने। इस वजह से पहले से ही नाप तोल को दूर नहीं, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मुझे नहीं पता, फिर वापस मौका मिले नजदीक आ जाना, फिर मौका मिले दूर हट जाना। ये तो गुटनिरपेक्षता की नीति रही है कि फिर क्या है गुटनिरपेक्षता में, ठीक है। मतलब यहाँ पर वेद प्रताप वैदिक पूरी आलोचना कर रहे हैं। फिर वैदिक कहते हैं कि इसलिए इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो गुटनिरपेक्षता ऊर्ध्वमूल की नीति रही है। ऐसी नीति जिसकी जड़ें ऊपर है और नीचे बिल्कुल है ही नहीं। ऊर्ध्वमूल मतलब ऐसा पौधा जिसकी जड़ें ऊपर हो और उसका जो मूल या फिर यूँ कहें उसका जो ऊपर की जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ हो, तो ऐसा कोई पौधा हो सकता है क्या? तो उसी प्रकार से ये है, ये ऐसी नीति है जिसकी जड़ें ऊपर है और मतलब जड़ें ऊपर की ओर है, नीचे की ओर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इनके आप देखें कि अपने देश में नहीं, राष्ट्र हित उसके केंद्र में बिल्कुल नहीं है। उससे राष्ट्र हित हो जाए यह एक अलग बात है। उसके केंद्र में नेतागिरी की भावना रही है। अंतर्राष्ट्रीय नेतागिरी की ललक का आधार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गलत समझ थी। पंडित नेहरू ये समझते थे कि सिर्फ प्रभाव जमाने से काम चल जाएगा, शक्ति की आवश्यकता नहीं है। प्रभाव पैदा करने के लिए नारे चुने गए, शक्ति पैदा करने के लिए मित्र नहीं चुने गए। परिणाम क्या हुआ? जब चीन का हमला हुआ तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र बगले झांकने लगे, इधर उधर देखने लगे। चीन को आक्रामक कहने की हिम्मत एक राष्ट्र ने भी नहीं की और भारत के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने वाला तथा कहते गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने कोताही की, चुप हो गए, साफ सुन लिया, बोल ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। न चीन के बारे में कुछ बोला, न भारत के साथ सहानुभूति जताई। तो ये क्या है? गुटनिरपेक्ष नीति, ठीक है। ये वेद प्रताप वैदिक के अपने व्यक्तिगत विचार है, पर दोनों के विचारों को देखें कि डॉक्टर राजन और डॉक्टर वैदिक के विचारों का उल्लेख करें तो संक्षेप में यही कहना उपयुक्त होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में
कितनी भी आलोचना हो जाए, कितनी भी कमियां हो जाए, फिर भी भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति उपयुक्त है। निर्गुट आंदोलन के माध्यम से विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है और कर रहा है। इसलिए ओवरऑल निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति केवल एक ही दृष्टिकोण के आधार पर मानकर चलना उपयुक्त नहीं होता है। इसमें देखते हुए हमें आगे बढ़ना है तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबको पता है कि गुटनिरपेक्ष अवधारणा के जनक है और इस अवधारणा के प्रतिपादन का श्रेय पंडित नेहरू को है। यह एक स्वतंत्र विदेश नीति की घोषणा है जिसका आधार शांति सहअस्तित्व के सिद्धांत पर है। भारत ने गुटनिरपेक्ष अवधारणा का 1971 में भारत सोवियत संधि द्वारा एक नया मोड़ दिया। भारत ने यह भी प्रतिपादित किया कि सैनिक संधियों के बिना भी अर्थात महाशक्तियों के शिविर में शामिल हुए बिना भी कूटनीतिक उपायों के बल पर गुटनिरपेक्ष देश स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर सकते हैं और राष्ट्रीय हित और अपनी अखंडता की रक्षा कर सकते हैं। हम केवल नेहरू की गुटनिरपेक्षता को लेकर चले ये नहीं है, हमने समय के साथ काफ़ी कुछ परिवर्तन किया है और दुनिया में सबसे प्रभावी जो भूमिका आज भारत की बढ़ती जा रही है, इसका मकसद भी दुनिया के सब राष्ट्रों को पता है कि भारत एक शांति, सौहार्द और ये जो शस्त्रीकरण को या फिर जो भी हिंसा है इसके विरोधी राष्ट्र है। भारत लोकतंत्र का, स्वतंत्रता का, समानता का पक्ष कर रहा है। भारत ने हमेशा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध किया है। इसलिए भारत इस नीति का परित्याग करना भारत की विदेश नीति के हित में नहीं है। इसको आगे ले जाकर हमारी एक पहचान के रूप में स्थापित कर सकता है।